एपिसोड के स्टार्ट में हमें दिखाया जाता है कि चैंग को इटली गए हुए 1 महीना हो जाता है। चैंग मिस्टर रयान के घर आई हुई होती है और टेरेस पर खड़े होकर बर्गर खा रही होती है। इतने में मिस्टर शाओ की नजर चैंग पे पड़ती है तो वो उसको देखने लग जाते हैं। काफी देर चुप रहने के बाद मिस्टर रयान उठ के उसके पास जाते हैं। वहीं मिस्टर रयान के अचानक इस तरह आने से चैंग थोड़ा सा घबरा जाती है। मिस्टर रयान चैंग के पास आके खड़े होते हैं और उसको गले से लगा लेते हैं। चैंग उनके इस तरह करने से एकदम हैरान हो जाती है। फिर मिस्टर रयान चैंग से पूछते हैं क्या तुम मेरी गर्लफ्रेंड बनोगी। ये सुन के उसके फेस पे स्माइल आ जाती है जिसपे वो फौरन हाँ भी कर देती है। उसका फौरन से जवाब सुन के तो मिस्टर रयान बहुत ज्यादा खुश हो जाते हैं और वो उसको काफी टाइट से हक कर लेते हैं। वहीं ये दोनों बहुत ज्यादा खुश होते हैं और चैंग का सबसे बड़ा ख्वाब पूरा होने जा रहा होता है। फिर वो चैंग को कहते हैं कि मेरे चाइना वापसी आने का वेट करना, क्योंकि चैंग का जो भी बिजनेस का काम था वो सब कंप्लीट हो गया है, इसीलिए चैंग अपनी सिटी वापसी जा रही है। फिर हमें एयरपोर्ट का सीन दिखाया जाता है, साथ ही जहाज को उड़ते हुए भी दिखाया जाता है, मगर इस जहाज में चैंग नहीं होती बल्कि मिस्टर शाओ होते हैं। मिस्टर शाओ खुद को रोक नहीं पाते और वो चैंग से मिलने के लिए इटली जा रहे होते हैं। साथ ही हमें चैंग का दिखाया जाता है, वो भी एयरपोर्ट पे होती है लेकिन वो वापसी चाइना जा रही होती है। ये दोनों एयरपोर्ट पे एक दूसरे के गले लगे होते हैं और दोनों का एक दूसरे को छोड़ने का बिल्कुल भी दिल नहीं कर रहा होता। फिर मिस्टर रयान चैंग को कहते हैं कि अब तुम्हारे अंदर जाने का टाइम हो गया है, जिसपे चैंग पीछे हटती है लेकिन वो काफी सैड होती है। फिर वो मिस्टर रयान से कहती है कि चलो ठीक है फिर मैं चलती हूँ, लेकिन आप अपना और आंटी का बहुत सारा ख्याल रखिएगा। जिसपे मिस्टर रयान कहते हैं कि तुम भी अपना ख्याल रखना। फिर चैंग मिस्टर रयान का हाथ छोड़ देती है और वहाँ से जाने लगती है और जाते हुए ये दोनों एक दूसरे को मुस्कुरा के देख रहे होते हैं। फिर चैंग जाके लाइन में लग जाती है लेकिन मिस्टर रयान फिर से भागते हुए चैंग के पास जाते हैं और जाके दोबारा से उसको हक कर लेते हैं। चैंग का नंबर नहीं आता तब तक ये दोनों ऐसे ही खड़े रहते हैं। फिर चैंग मिस्टर रयान को बाय कहती है और जाते हुए इनको कहती है कि मुझे कॉल करना, और ये कहने के बाद वो वहाँ से चली जाती है। फिर हमें आंटी का दिखाया जाता है, डोरबेल बजती है तो वो जाके चेक करती हैं तो मिस्टर शाओ गेट पर होते हैं। उनको देख के वो एकदम हैरान हो जाती हैं। वो इतना खुश होती हैं कि जल्दी से मिस्टर शाओ को हक कर लेती हैं और कहती हैं कि मुझे तो यकीन नहीं आ रहा कि तुम यहाँ पर आए हो। और वो मिस्टर शाओ को कह रही होती हैं कि तुम्हें यकीन नहीं आएगा मगर मैं तुम्हें यहाँ देख के बहुत ज्यादा खुश हुई हूँ। फिर मिस्टर शाओ को लेके घर में आ जाती हैं। फिर मिस्टर शाओ आंटी के साथ आके बैठ जाते हैं और ये दोनों बातें कर रहे होते हैं। मिस्टर शाओ उनसे पूछते हैं कि आपने मुझे मिस किया, जिस पर आंटी कहती हैं कि मैंने तुम्हें बहुत ज्यादा मिस किया, तुम भी यहाँ होते तो हमारे वेकेशंस बहुत अच्छे से जाते। फिर मिस्टर रयान बातों में पूछते हैं क्या मुझे चैंग का एड्रेस मिल सकता है, जिस पर आंटी कहती हैं कि आने से पहले तुमने चैंग को नहीं बताया था या चैंग से तुम्हारी बात नहीं हुई। चैंग तो इस वक्त एयरपोर्ट पे होगी और हो सकता है कि वो वहाँ से जा भी चुकी हो। ये सुन के मिस्टर शाओ बहुत ज्यादा हैरान हो जाते हैं। वो इससे पहले कुछ बोले तो आंटी कहती हैं कि मैं तुम्हें एक गुड न्यूज बताना चाहती हूँ। फिर वो मिस्टर शाओ को बहुत मुस्कुराते हुए कहती हैं क्या तुम रयान और चैंग के बारे में जानते हो। ये सुनते ही मिस्टर शाओ का फेस बिल्कुल ही उतर जाता है। वो इतना ज्यादा मुस्कुरा रही होती हैं कि उनको कुछ बोलने की जरूरत भी नहीं होती और यहाँ मिस्टर शाओ सब समझ जाते हैं, लेकिन फिर भी वो मुस्कुराते हैं और आंटी से पूछते हैं कि आखिर ऐसी कौन सी बात हो गई जिसकी वजह से आप इतने ज्यादा खुश हैं। ये सुन के आंटी कहती हैं कि मेरी खुशी जितनी बड़ी है उसको तो मैं तुम्हें बता भी नहीं सकती, मेरा बेटा और चैंग दोनों ही डेट करने लगे हैं। ये सुनते ही मिस्टर शाओ का फेस उतर जाता है। उनको ये सुन के इतना बुरा लग रहा होता है कि जैसे उनके लिए तो पूरी दुनिया ही खत्म हो गई हो। फिर आंटी मिस्टर शाओ से कहती हैं कि तुम बहुत ज्यादा थक गए होगे, चलो तुम रेस्ट करो, मैं तुम्हारे लिए कुछ खाने को लेकर आती हूँ। फिर हमें थोड़ी देर बाद का सीन दिखाया जाता है कि मिस्टर रयान घर पे वापसी आ जाते हैं और मिस्टर शाओ वहीं बहुत ज्यादा साइड बैठे होते हैं। मिस्टर रयान आके बैठते हैं और पानी पीते हैं। पानी पीने के बाद वो मिस्टर शाओ को बताते हैं चैंग तो प्लेन में बैठ चुकी है। ये सुनने के बाद मिस्टर शाओ कहते हैं कि अगर मुझे इस बात का पता होता कि चैंग अपने लिए कोई वुल्फ तैयार कर रही है तो मैं अकेले कभी भी चैंग को ट्रैवल करने नहीं देता। ये कहने के बाद मिस्टर शाओ बैग उठा लेते हैं और वहाँ से जाने लगते हैं। मिस्टर रयान को उनकी बात बहुत ज्यादा बुरी लगती है तो वो उनको आवाज देके रोकते हैं और कहते हैं कि अब चैंग मेरी गर्लफ्रेंड है। ये सुन के मिस्टर शाओ रुक जाते हैं और पीछे मुड़ के कहते हैं कि तुम्हें क्या लगता है, क्या तुम दोनों एक दूसरे को सूट करते हो। जिसपे मिस्टर रयान कहते हैं कि हम दोनों एक दूसरे को सूट करें या नहीं करें इससे तुम्हारा कोई लेना देना नहीं है। जिससे मिस्टर शाओ कहते हैं कि तुम्हें तो इस बात का आइडिया ही नहीं है कि वो आखिर चाहती क्या है। जिसपे मिस्टर रयान कहते हैं तो क्या तुम जैसे सेकंड जनरेशन के अमीर बच्चे ये बात अच्छे से जानते हैं कि उसे क्या चाहिए। मिस्टर शाओ कहते हैं कि मेरी एक बात याद रखना, चैंग अपने प्यार पे बहुत पछताएगी। अभी तो वो फैंटेसी की दुनिया में है इसीलिए उसे ये सब कुछ अच्छा लग रहा है, लेकिन एक दिन जब वो बड़ी हो जाएगी तो उसे अच्छे से पता चल जाएगा कि उसे आखिर चाहिए क्या। ये सुन के मिस्टर रयान कहते हैं कि भले वो अपनी फैंटेसी की दुनिया से निकले या ना निकले, लेकिन मैं इतनी बात जानता हूँ कि मैं उसको वो लाइफ दे सकता हूँ जो वो डिजर्व करती है, और मैं इससे ज्यादा तुम्हें कुछ भी बताने की जरूरत नहीं समझता। लेकिन एक बात मैं तुम्हें रिमाइंड करवाना चाहता हूँ, जब तुम वापसी जाओ तो एक बात
बात का ख्याल रखना कि अब चैंग मेरी गर्लफ्रेंड है तो तुम्हारे और उसके बीच में थोड़ा डिस्टेंस रहना चाहिए। ये सुन के मिस्टर शाओ खामोश हो जाते हैं और इतने में आंटी भी आ जाती हैं। वो मिस्टर शाओ को खड़ा हुआ देखती हैं और कहती हैं कि तुम कहाँ जा रहे हो, मैंने तुम्हारे लिए डम्पलिंग्स बनाई हैं। जिसपे मिस्टर शाओ उनको हक कर लेते हैं और कहते हैं कि अभी मुझे बहुत ज्यादा जल्दी है, मैं नेक्स्ट टाइम आपके हाथ की डम्पलिंग जरूर खाऊंगा। ये सुन के आंटी बहुत सैड हो जाती है और मिस्टर शाओ फौरन वहाँ से जाने लगते हैं। आंटी उनको आवाजें दे रही होती हैं लेकिन मिस्टर शाओ बिल्कुल भी पलट के नहीं देखते और वहाँ से चले जाते हैं। यहाँ बैठे मिस्टर रैन को भी इस बात का कोई फर्क नहीं पड़ता कि उनकी मॉम कितनी सैड हो गई हैं। फिर हमें 2 दिन के बाद का दिखाया जाता है। चैंग भी चाइना आ जाती है और वो अपने घर को जा रही होती है और वहीं मिस्टर शाओ भी वापसी आ जाते हैं और वो चैंग के घर के बाहर खड़े होकर उसका वेट कर रहे होते हैं। वो चैंग को आवाज देते हैं तो चैंग उनको देख के थोड़ा हैरान होती है और फौरन उनके पास चलती हुई आती है। चैंग उन पे गुस्सा करने लगती है और कहती है कि तुम अब तक कहाँ थे, मैं कब से तुम्हारा वेट कर रही थी, मेरी आज सुबह की फ्लाइट थी, मैं सुबह ही वापसी आ गई थी, पूरा दिन ऑफिस में रही हूँ, तुम्हारा वेट कर रही थी कि शायद तुमसे मिलना हो जाए। मिस्टर शाओ चैंग की बातें सुन रहे होते हैं। ये सुनने के बाद वो उसको हक कर लेते हैं। ये देखकर तो चैंग बहुत ज्यादा हैरान हो जाती है और मिस्टर शाओ दिखने में बहुत ज्यादा इमोशनल लग रहे होते हैं। चैंग पहले तो काफी हैरान रहती है और उसके बाद वो खुद को छुड़वाने लगती है लेकिन मिस्टर शाओ उसको छोड़ नहीं रहे होते। फिर चैंग अपने आप को छुड़वाती है और उनसे कहती है कि तुम्हें क्या हो गया। ये सुन के मिस्टर शाओ कहते हैं कि मुझे कुछ नहीं हुआ, मैं सिर्फ तुम्हें ही देखने की कोशिश कर रहा था कि तुम जितनी जाने से पहले मोटी थी उतनी ही मोटी हो या दुबली हो गई हो, और मैं तुम्हें ऑफिस में इसलिए नजर नहीं आया क्योंकि मैं अभी खुद 12 बजे ही कहीं से वापसी आया हूँ। और ये कहने के बाद वो आगे जाने लगते हैं और चैंग का बैग उठा लेते हैं और कहते हैं कि मेरे साथ खाना खाओ। चैंग हैरान तो होती है लेकिन उसको भी उनके साथ ही जाना पड़ता है। फिर नेक्स्ट हमें डिनर का सीन दिखाया जाता है। मिस्टर शाओ खाने के अंदर से चैंग को जो चीज पसंद नहीं होती उसको अलग कर रहे होते हैं। चैंग जब ये चीज देखती है तो कहती है कि तुम्हें ये करने की जरूरत नहीं है, ये मैं खुद भी कर सकती हूँ। लेकिन मिस्टर शाओ सिर्फ अपना काम करते रहते हैं और उसकी बात को जवाब नहीं देते। चैंग मुस्कुराती है और कहती है कि ऐसा लगता है कि तुम्हारी तबीयत खराब हो गई है। ये सुनने के बाद मिस्टर शाओ ड्रिंक करते हैं और चैंग को कहते हैं कि मैंने आज से डिसाइड किया है कि मैं तुम्हारे साथ बहुत अच्छे से पेश आऊंगा ताकि तुम्हें ये बात पता चल सके कि मैं तुम्हारी कितनी कदर करता हूँ और तुम्हारे साथ कितना अच्छा भी हूँ। चैंग हंसती है और कहती है कि मेरे कुछ दिनों बाहर जाने से ही तुम्हें ये रियलाइज हो गया कि तुम मेरे बगैर कुछ भी नहीं कर सकते। फिर मिस्टर शाओ अपनी फीलिंग्स कॉन्फेस करने जा ही रहे होते हैं कि इतने में बारिश स्टार्ट हो जाती है। ये देख के वो रुक जाते हैं। चैंग कहती है कि जब तुमने डिसाइड कर ही लिया है कि तुम मेरे साथ बहुत अच्छे से रहोगे तो तुम्हें तो प्राइज मिलना चाहिए। ये कहने के बाद वो मिस्टर शाओ को एक गिफ्ट दिखाती है और कहती है कि ये मैं तुम्हारे लिए इटली से लेकर आई हूँ, ये बताओ कि तुम्हें कैसा लगा। मिस्टर शाओ जब उसको देखते हैं और कहते हैं कि ये दिखने में थोड़ा सा अगली है। ये सुन के चैंग कहती है कि अगर ये तुम्हें इतना बुरा लगा है तो ठीक है, फिर मैं ये किसी और को दे दूंगी। जिसमें मिस्टर शाओ फौरन उससे मांगने लग जाते हैं और कहते हैं कि नहीं, तुम इसे मुझे दे दो। ये सुन के चैंग खुश हो जाती है और उनको वो वापसी दे देती है। चैंग कहती है कि मेरे पास एक सीक्रेट है और ये बात मैंने अभी तक अपने पेरेंट्स को भी नहीं बताई, सबसे पहले मैं तुम्हें ही बता रही हूँ। जिससे मिस्टर शाओ थोड़ा सा समझ जाते हैं। चैंग उनको कहती है कि मिस्टर रयान ने मुझे प्रपोज किया है। इस सुन के मिस्टर शाओ एकदम हैरान हो जाते हैं। ये बात बताते हुए चैंग बहुत ज्यादा खुश हो रही होती है जबकि मिस्टर शाओ के दिल पे तो छुरियां चल रही होती हैं। चैंग कहती है कि ये मेरी जिंदगी की सबसे बड़ी ख्वाहिश थी कि मैं उनसे मिलूं, लेकिन देखो अब तो मैं उनके साथ डेट कर रही हूँ। मिस्टर शाओ जब उसकी बात सुनते हैं तो वो भी चैंग के लिए खुश होते हैं और कहते हैं कि ये तो बहुत अच्छी बात है। इतने में चैंग के पास कॉल आने लगती है तो मिस्टर शाओ को कहती है कि रेयान की कॉल आ रही है, मैं बात करके आती हूँ। चैंग बात करने के लिए दूर आ जाती है और मिस्टर शाओ वहीं बैठे हुए इसको देख रहे होते हैं। मिस्टर शाओ इतने सैड होते हैं कि उनकी आंखों में आंसू आने लगते हैं, लेकिन फिर भी वो खुद पे कंट्रोल करते हैं। कॉल पे बात करते हुए चैंग को काफी देर हो जाती है। चैंग थोड़ा बाहर होकर खड़ी होती है, इसकी वजह से उसके शोल्डर पे बारिश आ रही होती है। मिस्टर शाओ जब ये चीज देखते हैं तो फौरन अपनी अम्ब्रेला लेके चैंग के पास आ जाते हैं। फिर वो चैंग को अपनी अम्ब्रेला दे देते हैं और चैंग अभी भी कॉल पे बात ही कर रही होती है। वहीं मिस्टर शाओ अपना सामान उठा के वहाँ से जाने लग जाते हैं जबकि वो खुद बारिश में भीग रहे होते हैं। फिर तकरीबन 1-1.5 घंटा कॉल पे बात करने के बाद जब चैंग पीछे पलट के देखती है तो मिस्टर शाओ उसको कहीं पर भी नजर नहीं आते। चैंग इधर उधर ढूंढती है लेकिन मिस्टर शाओ कहीं पर भी नहीं होते। फिर हमें रात का सीन दिखाया जाता है। मिस्टर शाओ सो रहे होते हैं और सोते हुए ख्वाब देख रहे होते हैं और ख्वाब में भी सिर्फ वो यही बात सुन रहे होते हैं कि चैंग अब मिस्टर रयान के साथ डेट कर रही है। ये सब कुछ सोचने के बाद मिस्टर शाओ की तबीयत खराब होने लगती है जिसकी वजह से उनको फीवर भी बहुत तेज हो रहा होता है। फिर हमें सुबह का ऑफिस का सीन दिखाया जाता है। चैंग की वापसी चाइना आने की खुशी में उसकी फ्रेंड उसके लिए डम्पलिंग्स लेकर आती हैं। चैंग ये देख के बहुत खुश हो जाती है और डम्पलिंग्स का नाश्ता करने लगती है। इतने में वहाँ पे मैनेजर आ जाती है। आने के बाद वो टाइम देखती है और कहती है कि शाओ अभी तक ऑफिस में क्यों नहीं आया। जिसपे कोई भी रिप्लाई नहीं करता तो वो चैंग से पूछती है। ये सुन के चैंग खड़ी होती है और कहती है कि हो सकता है आते हुए इसको कोई क्लाइंट मिल गया हो जिसकी वजह से उसको आने में लेट हो गया हो। ये सुन के मैनेजर
कहती हैं कि अगर तुम्हें झूठ बोलना नहीं आता तो झूठ बोलने की जरूरत नहीं है, और अगर तुम उसको बचाने की कोशिश कर रही हो तो बैठ जाओ। इन सबको बताती है कि मुझे आज हेडक्वार्टर जाना है, तो ऑफिस में जिस तरह काम कर रहे हो अच्छे से काम करते रहो, शाओ की तरह बनने की कोशिश मत करना। और ये कहने के बाद वो जाने लगती है। मैनेजर के वहाँ से जाने के बाद चैंग ये सोच के बहुत परेशान हो जाती है कि शाओ अभी तक ऑफिस क्यों नहीं आया। वहीं में मिस्टर शाओ को दिखाया जाता है, वो अभी भी सो रहे होते हैं। चैंग उनको कॉल करती है। मिस्टर शाओ कॉल रिसीव करते हैं और चैंग से कहते हैं कि एक बीमार पर्सन को तुमने कॉल क्यों की है। चैंग कहती है कि मजाक करने की जरूरत नहीं है, मैनेजर बहुत ज्यादा गुस्सा कर रही हैं, तो फौरन ऑफिस आ जाओ। शाओ ये सुन के कहते हैं कि उनका रोज का ही काम है, लेकिन मैं झूठ नहीं बोल रहा, मेरी तबीयत वाकई बहुत खराब हो रही है, इसलिए मैं ऑफिस नहीं आ सकता, तो प्लीज मेरी तरफ से तुम भी झूठ मत बोलो। लेकिन चैंग को अभी भी उनकी बात पे यकीन नहीं आता और वो कहती है कि प्लीज झूठ मत बोलो और जल्दी से ऑफिस आ जाओ। शाओ उसकी बात का कोई रिप्लाई नहीं करते, वो कॉल रख देते हैं। फिर हमें थोड़ी देर बाद का दिखाया जाता है। चैंग अपने कामों में लग जाती है, लेकिन कहीं ना कहीं उसको ये रियलाइज हो रहा होता है कि वाकई तो मिस्टर शाओ की तबीयत खराब तो नहीं। फिर चैंग की कुलीग उनको बताती है कि जब आप यहाँ पे नहीं थी तो मिस्टर शाओ बहुत ज्यादा डिस्टर्ब रहते थे, फिर टेबल को भी बहुत गंदा रखते थे, इससे ऐसा लगता था कि आप यहीं पर ही हो। ये सुन के चैंग कहती है कि मुझे पता है कि मेरे जाने के बाद तो इसको ये जरूर रियलाइज हुआ होगा कि मेरे बगैर वो कुछ भी नहीं कर सकता। ये सुन के उनकी कुलीग कहती है कि ऐसी बात नहीं है, मिस्टर शाओ के लिए आप बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस रखती हो, बात पूरा ऑफिस ही जानता है सिवाय आपके। लेकिन चैंग को अभी भी ये बात रियलाइज नहीं होती, तो वो कहती है कि हाँ, वो मुझे अपनी नैनी की तरह इस्तेमाल करता है, लेकिन अब किसको पता था कि वही शाओ इतना ज्यादा समझदार हो जाएगा। ये सुन के वो कहती है कि मिस चैंग आप अभी भी उनको गलत समझ रही हैं। काम पे नहीं आती थी तो वो इमीडिएटली काम पर आ जाते थे और सारा काम जल्दी जल्दी निपटा देते थे, और आपके आने से एक दिन पहले उन्होंने प्लेन की टिकट करवाई थी और वो इटली गए थे, लेकिन वो अगले दिन ही वापसी आ गए, पता नहीं उनके साथ क्या हुआ। उनके चैंग सोचने लग जाती है और कहती है कि अच्छा, वो उस दिन जो खड़ा हुआ था वो शायद बाहर से ही आया था। उसके बाद शाओ ने बिल्कुल भी रेस्ट नहीं किया, हो सकता है इस वजह से उसकी तबीयत खराब हो गई हो। फिर हमें थोड़ी देर बाद का दिखाया जाता है। चैंग ने सूप बनाया होता है, वो मिस्टर शाओ के लिए लेकर आती है। चैंग बहुत ज्यादा दरवाजा बजा रही होती है, लेकिन मिस्टर शाओ दरवाजा नहीं खोल रहे होते। इस वजह से चैंग को बहुत बुरे ख्यालात आने लगते हैं कि पता नहीं उनके साथ क्या हो गया। इतने में अचानक से उसको पास्ट का याद आता है, जब मिस्टर शाओ ने अपना फ्लैट रेंट पे दिया था। मिस्टर शाओ ने अपना पासवर्ड भी बताया था। उसको याद करते हुए चैंग दरवाजा खोलने लग जाती है। इतने में शाओ सी वहाँ पर आती है और वो कहती है कि तुम ये क्या कर रही हो। उसकी आवाज़ सुनते ही चैंग डर जाती है और यहाँ पर गेट भी ऑन हो जाता है। चैंग से कहती है कि तुम क्या कर रही हो, उसका गेट क्यों खोल रही हो। चैंग कहती है कि प्लीज आप मिसअंडरस्टैंड ना हो, मिस्टर शाओ की तबीयत ठीक नहीं है तो मैं उनके लिए जिंजर सूप बनाकर लेकर आई हूँ। ये सुनकर भी शाओसी कहती है कि इन सब चीजों का तुमसे क्या लेना देना, आखिर वो क्यों चाहता है कि तुम उसकी टेक केयर करो। जिस पे चैंग कहती है कि उन्होंने मुझे यहाँ पर नहीं बुलाया, मैं काफी देर से गेट नॉक कर रही थी लेकिन वो दरवाजा नहीं खोल रहे थे, इसीलिए मैं बहुत ज्यादा डर गई थी और मैंने दरवाजा खोलने की कोशिश की। अब आप यहाँ पर आ गई हैं तो ये जिंजर सूप उनको दे दीजिएगा, वैसे भी जो मेरा ब्रेक था वो खत्म हो चुका है, तो अब मुझे ऑफिस जाना होगा। ये सुन के शाओसी उसके हाथ से सूप ले लेती है और कहती है कि ठीक है अब तुम यहाँ से जाओ। जिस पे चैंग कहती है कि इस चीज का ख्याल रखिएगा कि वो सूप लाजमी पी लें, और ये कह के चैंग वहाँ से चली जाती है। खुला हुआ ही होता है तो शाओसी अंदर आ जाती है। मिस्टर शाओ जब शाओसी को देखते हैं तो वो एकदम हैरान हो जाते हैं और कहते हैं कि तुम अंदर कैसे आई। इस पे शाओसी उनके पास बैठ जाती है और उनको कहती है कि तुम बीमार हो तो ज्यादा बातें मत करो। शाओ कहते हैं कि मुझे तो लगा था कि शायद चैंग आई है। शाओसी को गुस्सा आ जाता है और वो कहती है कि क्या हर वक्त तुम उसी की बातें करते रहते हो, तुम्हें मेरे बारे में भी कुछ सोचना चाहिए। मुझे देखो आज मैं कितनी ज्यादा क्यूट लग रही हूँ। मिस्टर शाओ कहते हैं कि वेट, तुम अंदर कैसे आई, पासवर्ड तो तुम्हें नहीं पता। जिस पे शाओसी कहती है कि तुम ये क्या बात कर रहे हो, जब तुम अमेरिका वापसी जा रहे थे तो उससे पहले तो तुमने मुझे अपना पासवर्ड बताया था, और तुम्हारे डैड के कहने पे मैंने तुम्हारी घर की सफाई भी करवाई थी। ये सुन के मिस्टर शाओ उधर मुंह कर लेते हैं और कहते हैं कि इन सब बातों को तो बहुत टाइम हो गया, उसके बाद भी मैंने अपना पासवर्ड चेंज किया है, मुझे तुम पे भरोसा नहीं है, मैं कल सुबह ही अपना पासवर्ड चेंज कर लूंगा। शाओसी कहती है कि सारी बातें छोड़ दो, देखो मैं तुम्हारे लिए जिंजर टी लेकर आई हूँ, अगर तुम इसको पी लोगे तो तुम्हारा बुखार जल्दी से खत्म हो जाएगा। लेकिन मिस्टर शाओ कोई जवाब नहीं देते, तो शाओसी कहती है कि तुम इस तरह से क्यों कर रहे हो, देखो अब तुम बड़े हो गए हो तो तुम्हें बच्चों जैसी हरकत नहीं करनी चाहिए। शाओसी थोड़ा करीब आ रही होती है तो मिस्टर शाओ कहते हैं कि मेरे ऊपर आने की जरूरत नहीं है। इस उनकी शाओसी फौरन सीधा हो जाती है और कहती है कि मैं ऐसा कुछ भी नहीं कर रही, और प्लीज तुम यहाँ से चली जाओ, हो सकता है कि तुम यहाँ से जाओ तो मैं जल्दी ही ठीक हो जाऊँ। लेकिन शाओसी जिद कर रही होती है और वो सूप को निकाल देती है और कहती है कि जब तक कि ये सूप नहीं पियोगे तो मैं यहाँ से नहीं जाऊंगी। मिस्टर शाओ शाओसी से कहते हैं कि मैं तुम्हारे आगे हाथ जोड़ता हूँ तो प्लीज यहाँ से चले जाओ। सुनने के बाद शाओसी जोर से उनकी कमर पे मारती है, कहती है कि तुम इस तरह से मेरे साथ क्यों कर रहे हो, अगर तुम मुझे धक्के देके भी निकालोगे तब भी मैं यहाँ से नहीं जाऊंगी। ये सुन के मिस्टर शाओ अपने फेस पे ब्लैंकेट रख लेते हैं तो उनका ब्लैंकेट भी हटा देती है और कहती है कि अपने फेस को कवर मत करो, ना मुझे ऐसा लगेगा कि मेरा शाओ दोबारा से घूम गया है। लेकिन मिस्टर शाओ बार बार ब्लैंकेट ओढ़ रहे होते हैं तो शाओसी कहती है कि अपने आप को सफोकेट करने की जरूरत नहीं है, मैं यहाँ से जा रही हूँ।
लेकिन तुम मेरे जाने के बाद मेरा लाया हुआ जिंजर टी पी लेना। ये कह के वहाँ से चली जाती है। उसके फौरन जाते ही मिस्टर शाओ उस जिंजर टी को देखने लग जाते हैं और उस मग को देख के उनको याद आता है जब मिस्टर यान की मॉम की तबीयत खराब हुई थी तो चैंग ने भी उनके लिए सूप बनाया था और वो भी इसी थर्मस में लेके गई थी। उस सूप को देख के मिस्टर शाओ मुस्कुराते हैं और कहते हैं कि चलो तुम्हारे पास दिल तो है। फिर हमें थोड़ी देर बाद का सीन दिखाया जाता है। शाम हो जाती है और चैंग अभी तक ऑफिस में काम कर रही होती है। फिर मिस्टर शाओ उसको कॉल करते हैं और कहते हैं तुम चाहती हो कि मैं भूख की वजह से मर जाऊं? चैंग वजह पूछती है तो वो कहते हैं कि तुमने मेरे जिंजर टी तो भेजा है तो क्या मैं पूरा दिन वो तो नहीं पी सकता, और मैं बहुत ज्यादा बीमार हूँ, काफी वीक भी फील कर रहा हूँ, इसीलिए मैं खुद अपने लिए कुछ भी नहीं कर सकता। लेकिन अब मैंने तुम्हारी सिंसियरिटी देख ली है कि तुम अपने पार्टनर के साथ किस तरह का सलूक कर रही हो। ये सुन के चैंग कहती है कि ऐसा लगता है कि आपकी तबीयत बिल्कुल ठीक हो गई है, तभी आप इतनी ज्यादा शिकायतें कर रहे हैं। शाओ कहते हैं कि तुम्हारा सूप पीने के बाद मुझे काफी पसीना आया जिसकी वजह से मेरी तबीयत काफी बेहतर हो गई है। मुझे भूख बहुत ज्यादा लग रही है, तो अब तुम बताओ कि मैं क्या करूँ। तुम्हें चाहिए कि तुम मेरे लिए कोई हल्का फुल्का सा खाना बना कर लेकर आओ जिसको मैं आराम से डाइजेस्ट कर सकूं। चैंग मुस्कुराने लगती है और कहती है कि जैसे ही मैं अपना काम खत्म करूंगी तो मैं तुम्हारे घर पर आ जाऊंगी, तब तक कि तुम रेस्ट करो। मिस्टर शाओ भी कहते हैं कि अब तुम कह रही हो तो तुम जरूर आओगी, मैं तुम्हारा इंतजार करूंगा, लेकिन एक बीमार बंदे को इतना वेट मत करवाना। ये सुन के चैंग कहती है कि भले तुम बीमार हो लेकिन मैं तुम पे बिल्कुल भी तरस नहीं खाऊंगी। फिर मिस्टर शाओ कहते हैं कि तुम्हारी बर्थडे डेट क्या है। ये सुन के चैंग कहती है क्या बुखार तुम्हारे दिमाग पे चढ़ गया है, तुम अचानक से मेरी बर्थडे का क्यों पूछ रहे हो। ये सुन के मिस्टर शाओ कहते हैं कि तुम कुछ ज्यादा ही सोचती हो, मैंने अपने घर का पासवर्ड चेंज किया है। जिस पे चैंग हंसती है और कहती है कि इसमें मेरी बर्थडे का क्या लेना देना। मिस्टर शाओ उसको बताने जा ही रहे होते हैं तो चैंग कहती है कि चलो बाद में बात करते हैं, और ये कह के वो कॉल कट कर देती है। यहीं पर ही हमारा एपिसोड खत्म होता है। आई होप सो कि आप लोगों को पसंद आया होगा। अगर एपिसोड अच्छा लगे तो कमेंट कर दिया कीजिए, इससे मुझे बहुत ज्यादा मोटिवेशन मिलती है। एपिसोड वॉच करने के लिए थैंक यू सो मच।